motion when position of an object changes relative to some stationary object with time, then object is said to be in motion. तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट is said to be in motion. अगर उसकी पोजीशन बदले तो हम कहेंगे कि भाई क्योंकि ये अपनी पोजीशन बदल रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये कहा जाएगा कि ये जो कार है या ये जो वैन मूव कर रही है, दैट वैन इज इन मोशन, बिकॉज ये समय के साथ अपनी पोजीशन बदल रही है, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। हम इसको ये भी ले सकते हैं, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन ले सकते हैं। What does it mean by reference point? The point from which all motions are studied, all motions are studied is called, इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। अब जरा देखें तो ये हम सारी मोशन यहीं से कर सकते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी हर सेकंड ये कितना चल लेता है? 10 मीटर। तो अभी t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लो ये पेड़ के पास था, लेकिन ये अभी यहाँ से आगे चला गया है, ये कार आगे चली गई, यहाँ चली आई, तो उसको कितना समय लगा हुआ है यहाँ तक आने में? 10। देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में ये 10 चला, ये 10 पॉइंट है, और ये कितना है? 20 मीटर। तो एक सेकंड में कितना चल लिया? 10 मीटर। और फिर एक और सेकंड में कितना चल लिया? 20 मीटर। t इज इक्वल टू 1 सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकंड बाद इसकी क्या पोजीशन होगी? 50 मीटर होगी कि नहीं? तो ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर और ये 50 मीटर। तो 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, ठीक है। What ever distance is traveled by an object per second, एक सेकंड में वो जितना चले वो उसकी स्पीड है। एक सेकंड में जितना चले, मान लो एक सेकंड में 1 मीटर 2 मीटर चले, 2 मीटर है, तो मेरी स्पीड 2 मीटर है। ओके ना, तो रेफरेंस पॉइंट किसको कहेंगे? जहाँ से मोशन स्टडी किया जाए उसे रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम हैं तो हम जहाँ खड़े मैं ही ओरिजिन हूँ, मैं सारी मोशन ये से स्टडी करूँगा, मुझसे ये कार इतनी दूर है, बस इतनी दूर है। नेहा जहाँ खड़ी है ये मुझे ओरिजिन नहीं बताएंगे कि जायसवाल सर से इतनी दूर है, नेहा कहेंगी मुझसे वो उतनी दूर है, जबकि अवनी कहेंगी मुझसे। जितने लोग होते हैं उतने ओरिजिन होते हैं, सब अपने अपने रिस्पेक्ट में चीज़ें देखते हैं। सो ओरिजिन कैन बी टेकन, इट इज़ ए वेल डिफाइंड पोजिशन। तो आप जब खुद खड़े होगे तभी तो मोशंस को स्टडी कर पाओगे, और खुद मूव कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, तो खुद स्टेशनरी होना चाहिए। सो इट इज़ वेल डिफाइंड। अब आप देखें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ये चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यानी इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन लीनियर पाथ, इफ ऑब्जेक्ट moves in linear path
ऑन आइदर डायरेक्शन, ये नहीं कि उधर ही चले, वहां चले तो मोशन इन स्टेट, वापस भी जा सकते हैं लेकिन लाइन पे ही चले, एक्स एक्सिस पे चले। ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए लीनियर पाथ, ठीक है, ऑन आइदर डायरेक्शन, then it is called motion in straight line, इसको कहेंगे motion in straight line। अब जरा देखो ये now what does it mean by डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कर्व्ड पाथ पर, तो कर्व्ड पाथ पर चलेगा तो मान लीजिए बी से क्यू चला 15 मीटर, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं चला, इसका मोशन है कर्व्ड मोशन। कैसा मोशन है? कर्व्ड मोशन। तो 15 मीटर चला तो इसको कहेंगे पाथ लेंथ। व्हाट डज इट मीन बाय पाथ लेंथ? Total distance traveled by an object is known as path length. Total distance traveled by an object is path length. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑब्जेक्ट P से चल के कहाँ जा रहा है? क्यू की ओर जा रहा है, तो उसकी पाथ लेंथ क्या हुई? पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर, वैसे चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये 3 मीटर आया और इसमें धागा रख के नापो और धागा खोल लो तो 15 मीटर आया। इसमें धागा रखो, अब पूरा देख लो कितना है, तो पाथ लेंथ हो जाए। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट and final point is called displacement। जैसे displacement PQ क्या है? जब डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर लगाएंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, ऐसे लगा। डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर और डायरेक्शन बताना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट। राइट ना बोले तो टुवर्ड्स ईस्ट बोल रहे, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। और अगर जो इन दोनों को ना बोलना चाहें तो वो +10 मीटर लिखा दें, क्योंकि जो इधर की ओर का डिस्प्लेसमेंट है उसे प्लस से डिनोट करते हैं, जो इधर का डिस्प्लेसमेंट है उसे माइनस से। तो चूंकि ये चीज इधर गई है तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? पॉजिटिव। जबकि ऐसा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, P से Q, Q से P आते हैं, तो Q से P अगर आ रहा है तो ये 15 मीटर है, तो इस केस में भी पाथ लेंथ 15 ही हुई, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो QP हुआ। जहां से जहां चले वो पहले लिखा जाता है। क्या Q से पहले चला और Q से पहले चला? देखो अगर मान लो Q से चला तो Q से P, और ये कितना होगा आंचल? 10 +10। जैसा कि आंचल ने बताया कि चूंकि अभी लेफ्ट में गया है तो वहां पर उन्होंने उस साइन को देख लिया होगा, उसी के बेसिस पे तो बोला है कि अगर मान लो इधर से वेस्ट में या लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस हुआ तो निगेटिव लगा दें और राइट हैंड साइड में हुआ तो पॉजिटिव लगा दें। व्हाट डज इट मीन बाय डिस्प्लेसमेंट?
The shortest distance traveled by an object. ठीक है, so that is the shortest distance traveled by an object is known as displacement. ये पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है. What is scalar quantity? The physical quantity which has magnitude only. मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते हो? मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमरल वैल्यू, नंबर हो, न्यूमरल वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू. जैसे मास है, मास 2 किलो हो सकता है कि -2 किलो भी हो सकता है. या मास की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, 2 ही किलो का, -2 का तो कोई मतलब ही नहीं. तो इसलिए किसी भी चीज़ में अमाउंट ऑफ मैटर है. तो मास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं, और उसमें सिर्फ नंबर होता है. कोई कहे कि ये आलू 2 किलो किस डायरेक्शन में, तो किसी डायरेक्शन में 2 किलो आलू है, 2 किलो है तो है. तुम्हारी एज 15 इयर्स किस डायरेक्शन में है तो है, इसी डायरेक्शन में है क्या. तो इस तरीके से मास हो गया. या टाइम मान लो ये बज रहा है किसी डायरेक्शन में बज रहा है, तो मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है. और साथ में पाथ लेंथ भी हो गई, ये सब चीज हो गई. जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिक्स में जो भी वैल्यू आती है, मास है, फोर्स है, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जिनको मीजर किया जा सके उनको क्या कहेंगे? फिजिकल. जो मीजर किया जा सके. द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction, both magnitude and डायरेक्शन. अगर जिसमें दोनों चीजें हों, जैसे मैं ये कहूँ कि फोर्स किसी चीज पे लग रहा है, तो इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो क्या ये राइट की ओर लग रहा है? तो +10 लिखें. तो फोर्स हो गया, फोर्स +10 न्यूटन हो सकता है. 10 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, 10 न्यूटन टूवर्ड्स +10 वो भी लिख सकते हैं, +10 भी लिख सकते हैं. और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, उसमें भी डायरेक्शन. तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन होती है. अब देखो कि ओके, क्या पाथ लेंथ बड़ा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कौन ज्यादा बड़ा होगा? पाथ लेंथ हमेशा बड़ी होगी. और ऐसा भी हो सकता है क्या कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से लौट के यहीं पर आ गया, ऐसे गया वैसे आ गया, तो P पर ही आ गया लौटते, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया मीटर. और अगर 15 मीटर गया है और 15 मीटर आया है, तो पाथ लेंथ क्या है? इज इक्वल टू 30 मीटर. अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन गया है, तो क्या दोनों चीजें आंचल इक्वल होंगी? क्या? अगर P से Q गया तो कौन सी दो चीज इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट. किसके इक्वल होगा? P से Q के. बोलो मने. हाँ, क्या चीज होगी डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या पाथ लेंथ? पाथ लेंथ किसके इक्वल होगा? क्योंकि सीधा चला है, ऐसा तो नहीं चला है.
तो पाथ लेंथ किसके इक्वल होगा? बोलो, अब नहीं बोलो। Displacement. अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलो, फिर से सुनो। जैसे मान लीजिए अवनी के पास दो एस्पेक्ट है। अवनी जो है एकेडमिक अवनी भी है और डांसिंग अवनी भी है, क्योंकि मान लो डांस भी करती हैं, जबकि नेहा सिर्फ एकेडमिक अवनी है। तो अब मैं कहूँगा नेहा इज बेटर देन, नेहा में मैं दो चीज़ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है नेहा सिर्फ एकेडमिक्स की है। तो नेहा इज बेटर देन एकेडमिक अवनी। अगर मैं कह दूंगा नेहा इज बेटर देन अवनी तो लोग सोचेंगे नेहा बेटर डांस करती होगी अवनी से, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट हम ले रहे हैं और उसमें डायरेक्शन है ही नहीं। अब प्लेनली आप लोग बोल रहे हो कि पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मैं मान लूँ कि उसकी डायरेक्शन इज इक्वल? उसमें है ही नहीं डायरेक्शन। तो आपको बोलना चाहिए था कि पाथ लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड का भी एस्पेक्ट है और डायरेक्शन का भी एस्पेक्ट है। तो तुम उसकी उसी से तुलना करो ना। तो इस सेंटेंस को फिर से बोल के दिखाओ। Path length is equal to magnitude of displacement. फिर से बोलो। Path length is equal to magnitude of displacement. Path length is equal to magnitude ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपने बोला कि पाथ लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पर बोलो इसी सेंटेंस को, हियर पाथ लेंथ इज, पाथ लेंथ है कि नहीं? बोलो Path length is equal to कहाँ magnitude इक्वल है? ग्रेटर देन बोलो ना। greater than magnitude of displacement. सही है। अब इसी को उल्टा करके बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज Lesser than path length. पाथ लेंथ। पाथ लेंथ में कुछ मत लगाना। अब दोनों सेंटेंस एक साथ बोलो यहाँ पे। Path length or magnitude of displacement is less than path length. दूसरा बोलो। Path length is greater than the magnitude of displacement. सही। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ क्या है? The total distance traveled by an object, total distance traveled by an object is called path length, जबकि the shortest distance between initial and final point is called displacement. Now, it is scalar quantity. It has magnitude only. It is vector quantity. It has magnitude and direction both. It is always positive. It is always positive. It can either be positive or negative. Next, path length is either equal, यहाँ equal पाई गई कि नहीं? Either
इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, या तो बड़ा भी हो सकता है। बड़े में भी हमने देखा कि यहाँ पे क्या पाथ लेंथ बड़ी नहीं पाई गई। ये 15 मीटर है पाथ लेंथ और 10 और 10 मीटर क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसका काउंटर पार्ट बोलिए सनी। हाँ चल। Displacement is lesser than the magnitude of displacement. अवनी, Displacement may be equal डिस्प्लेसमेंट to को अकेले मत बोलो, क्योंकि वो डांसिंग अवनी भी है और एकेडमिक अवनी। magnitude of displacement may be equal to the path length or may not be equal to the path length. The magnitude of displacement is less than लेस देन path और इक्वल नहीं हो सकता, कभी कभी इक्वल भी तो हो जाता है। length मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन, वही चीज लिख रहा हूँ लेकिन हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को पहले लिखते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देख लो, जो इसका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये बोलो इसका क्या है डायरेक्शन, और ये क्या है बोलो, जो नंबर होता है वही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ से छोटा है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ। If object travels, then path length is never zero. ये ऑब्जेक्ट चला सबसे ऊपर, बोलो इसकी पाथ लेंथ क्या हुई 30। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चले और अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाए तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स then its path length is never zero. If object moves and comes back to its initial position, then its displacement is zero. Path length is calculated on the basis of actual path. Actual path मालूम होगा तभी path length निकाल सकते हो, और जबकि shortest पाथ से तुम डिस्प्लेसमेंट निकालते हो। तुम यहाँ से मौसी के घर गई और मैं सिंपली तुम्हारे घर से मौसी के घर की दूरी निकाल दूँ, वही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पाथ लेंथ निकालने के लिए पूछूंगा, बताओ चल कहाँ से गई थी तुम? कोई मार्केट से तो नहीं गई थी, तुम मोड़ी तो नहीं थी, तब पाथ लेंथ निकली। तो पाथ लेंथ इज कैलकुलेटेड, पाथ लेंथ इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल पाथ। और जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? Displacement is calculated on basis of shortest path.
हाँ डिफरेंस। Now, so here one figure is given that an object is somewhere at a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50, 55 and 60. So object is at A and these distances are taken in kilometers. If it moves to somewhere at B, where B is 35, so अगर वो A से B चलता है तो A से B अगर वो चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मुझे बताया चल A से B चल रहा है 60 to 25. बोलो। जैसा कि आचार्य ने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा निकाला जाता है फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लो अगर कोई चीज ओरिजिन है और ये 10 है और ये 20 है और मान लीजिए A से वो B गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 10 इट इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेस हुआ उसका, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये जो हमारा लीनियर पाथ है ये निगेटिव में भी जा सकता है, कोई कार इस साइड भी तो जा सकती है तो, लेकिन फाइनल पोजीशन इसकी कितनी है? क्या +20 है और इनिशियल कितनी है? +10। 10 से चला ना 20 क्यों, तो बोलो वो कितना चला? +20 में से -10 घटा दो तो कितना बचा? +10। तो 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या ये राइट में गया? तो +10 किलोमीटर हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आप मुझे बताइए, ये तो मैंने एक अलग सा सवाल दे दिया कि अगर ऐसा हो तो आप कैसा करोगे? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या लिखूं प्रवीण? +60 subtracted by -35. हाँ, +60 और +35 क्योंकि ओरिजिन के इधर है तो कितना आ जाएगा? +25। तो देखिए आपने चीजें गलत बताई हैं इसलिए हम नेहा से पूछे। ये ठीक बताएं। अब अभी आप भी बताओ। सर +60 ये ज्यादा अच्छा बताएं, आप बताओ। सर +25.8
क्योंकि इन्हें मालूम है फाइनली यहाँ आया, और इन्हें फार्मूला भी मालूम है कि फाइनली कहाँ है +35। जबकि प्रवीण कह रही नहीं, फाइनली तो वो ए पे गया है, मतलब प्रवीण का कहना था वो ए पे गया है, था तो बी पे। जबकि सनी ने बात पकड़ ली, बोले नहीं सर वो तो बी पे गया है। सर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो सनी ने बहुत अच्छी बात बताई, सर गया वो 35 पे है, वही उसकी फाइनल पोजीशन, और इनिशियली कहाँ पर था 60 +16। तो अब ये माइनस करो, तो 35 में से 60 माइनस करो तो क्या -25, तो वो अपने प्लेस से 5 + 5 + 5 + 5 + 5 क्या 25 लेफ्ट की ओर मूव किया। Yes, sir. और जब भी कोई चीज लेफ्ट की ओर मूव करती है तो उसमें क्या साइन लगता है, नेगेटिव। और अगर मैं इसी पे पाथ लेंथ पूछूं तो क्या आप बताओगे, तब सिर्फ 25 किलोमीटर निकलोगे, तब भी ± साइन नहीं लगेगा। ओके, आओ अब जरा देखें कि इन टेस्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 100। तो पेज 100 का फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट अ फार्मर मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट चला है तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो जहाँ चले वहीं आ जाए, यस इट कैन have zero displacement if it comes back to initial point. For example, if one ball is thrown upward and it returns back, अगर मान लो ऊपर बॉल फेंको और ऊपर जाके वो बॉल रिटर्न कर जाए तो क्या माना जाएगा? तो वहीं पे आ गया। एग्जाम्पल क्या है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक ऊपर फेंक दी जाए, देन आफ्टर सम टाइम it comes back to same point having zero displacement. यानी अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पर भी चले और इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो भी आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. या कोई ऐसे सर्कुलर पार्क में चलो, सेकंड देखो, फार्मर मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए स्क्वायर फील्ड, अ फार्मर मूव्स इन स्क्वायर फील्ड। ये देखो, तो एक फार्मर की ऐसी फील्ड है जिसकी साइड कितनी है, ऑफ साइड 10 मीटर, स्क्वायर फील्ड है तो उसकी साइड कितनी दी है? ए बी सी डी, और वो 40 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर 40 मिनट में लगा लेता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। तो आप ये मुझे बताइए कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा? वास्तव में वो 40 सेकंड में क्या 40 मीटर चलता है? 40 सेकंड में देखो 10 10 10 10 तो है, तो पहले मीटर में 40 सेकंड में क्या वो 40 मीटर चल देता है? चलिए लेता है। तो ये मुझे बताइए कि जो इस फील्ड की एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, he completes, he or she so completes one round in 10. So it is 40 seconds in
40 सेकंड। अच्छा बताओ 2 मिनट 20 सेकंड कितना हुआ? तो क्या 2 में 60 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 सेकंड और जोड़ दो, 120 सेकंड प्लस 140 सेकंड। अच्छा सीधी बात आप मुझे बताओ 40 सेकंड में एक चक्कर तो 80 सेकंड्स में कितने चक्कर? कैसे? क्योंकि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टू कंप्लीट वन चक्कर, तो 80 बाई 40 कर दोगी तो 120 सेकंड में कितने चक्कर? 40 3 चक्कर होगा या नहीं? 3 राउंड्स। तो इसलिए नंबर ऑफ राउंड्स का क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं 120 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 3 चक्कर नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही अभी मैं निकालने जा रहा हूँ इतने सेकंड में कितने चक्कर, तो टोटल टाइम कितना है? और एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 40 सेकंड लेता है पर राउंड के लिए। क्या पर राउंड? पर राउंड का मतलब ऐसे लगा तो पर राउंड। तो क्या सेकंड से सेकंड कट गया? 0 से 0 कट गया, सेकंड से सेकंड कटा, 0 से 0 कटा, राउंड ऊपर चला गया। और 2 से इसे काटो, 2 2 या 4 और 2 7 या, तो 7/2 राउंड्स आ गया। क्या इसे 3.5 राउंड्स कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल लो, 2 3 या 6। अच्छा मान लो वो ए से चला है, लेट ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो एक चक्कर के बाद वो फिर से कहाँ पे होगा? ए पे ही। और दूसरे चक्कर के बाद, तीसरे चक्कर के बाद, और हाफ चक्कर के बाद सी पे। तो मतलब वो ए से चलेगा तो 3.5 राउंड्स के बाद 1 2 3 हाफ, तो कितने पे होगा? सी पे होगा। सो इफ farmer starts from A, then after 3.5 rounds, he or she will be at C पे हो जाएगा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है AC, क्योंकि यही अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। पूछ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इज AC। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर क्या होगा बोलो? क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर प्लस, लेकिन दोनों तो 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 100 AC स्क्वायर। अब जरा देखो तो फिर AC कितना हो जाएगा? क्या √200? बोलो। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि मैंने कौन सी थ्योरम लगाई? पाइथागोरस थ्योरम। जो लोग बोधायन थ्योरम लिखना चाहे वो बोधायन। अभी देखो इट इज इक्वल्स टू √2 × 10 × 10 लिख सकते हैं क्या? 10 10 जा 100 और 100 2 जा 200, 10 10 का जोड़ा बना, 10 को बाहर, तो 10 √2 AC। तो वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी, जरा पढ़ो, कह रहा है डायरेक्शन की नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या ऐसा कह रहा है क्वेश्चन है? तो हम क्यों बताएं कि वो ऐसे सी गया? पूरा पूछता है भाई, आप सब कुछ पूरा प्रोफाइल बताइए अवनी का। मैं बताता कि
वो एकेडमिक भी है, डांसिंग भी है। कहना नहीं उनका मैग्नीट्यूड बताओ, तो बता दो कहाँ पढ़ाई लिखाई करती है। तो इतना कितने मीटर हो गया कि नहीं, यही आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज 10√2 मीटर। और बात समझ में आ गई। सो हमको ये सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखा रहे हैं। फिगर बनाना जरूरी है। हाँ? Now, third question. Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. False. If initial and final points coincides, then displacement is zero. Second part, if its magnitude is greater than the distance traveled, false. As it is shortest distance between initial and final point. So its magnitude is always less than or equal to path length. Now, जैसे हमने फार्मर का क्वेश्चन देखा वैसा ही एक्सरसाइज में एक फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइजेस पे आइए। तो एक्सरसाइजेस का फर्स्ट क्वेश्चन, एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है और जिसका की डायामीटर क्या है, 200 मीटर। तो रेडियस क्या हुआ, 200 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या 100 मीटर हुआ। और ही कंप्लीट्स, ठीक है, सो ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स। तो अब और उसने टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन क्या 2 मिनट 20 सेकेंड है। तो 2 मिनट कितना होता है और साथ में 20 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 120 so that is 140 seconds. नंबर ऑफ राउंड्स में आजकल आपने फार्मूला नहीं लिखा था। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन अपॉन टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। ऐसा तो आपसे पूछा जा रहा है कि
उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो टोटल टाइम उसने कितना लिया? क्या 140 सेकेंड, और 40 सेकेंड में वो क्या कंप्लीट करता है पर राउंड। तो सेकंड से सेकंड कटा, 0 से 0 कटा, 2 7 जा और 2, तो 7/2 राउंड आ गया। 7/2 राउंड्स। क्या इसे 3.5 राउंड्स भी कर सकते हैं? इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अगर वो ए से चले तो बोलो एक चक्कर लगाने में वो ए पे फिर आ जाएगा, और दूसरा चक्कर थर्ड राउंड और हाफ करने पे क्या होगा? बी पे आएगा। सो इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए, then after 3.5 rounds he will be at B. So displacement क्या हुआ? Is equal to AB। वो कितना हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हम निकालेंगे, तो ऐसे पूछ रहा है पूरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या 200 मीटर हुआ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू ए डायरेक्शन हो गई, ए से बी की ओर हुआ। लेकिन अभी वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड भी चाहिए, तो बोलो एक चक्कर में वो क्या एक सरकमफ्रेंस चल जाएगा? प्लस 200 होगा। प्लस 200 लिख सकते हैं क्योंकि इधर चला, अदरवाइज हमने फ्रॉम ए टू बी लिख दिया है, और प्लस 200 भी लिख सकते हो, जैसे चाहोगे दोनों सही होगा। ठीक। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड भी निकालो, तो एक चक्कर में क्या वो 1 सरकमफ्रेंस चलता है। इन 1 राउंड ही कवर्स 1 सरकमफ्रेंस। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सरकमफ्रेंस। 2 राउंड्स में क्या 2 सरकमफ्रेंस चलेगा, और 3 राउंड्स में 3 सरकमफ्रेंस, और 3.5 राउंड्स है या 7/2 राउंड्स है। और सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर, है ना? जितने राउंड चलाओगे उतनी सरकमफ्रेंस वो चल लेगा। तो ये मुझे बताइए कैसे 22/7 लिख दिया, और आर को क्या लिखे? R को 100। 2 से 2 कटा, और 7 से 7 कटा, और 22 का 100 में मल्टीप्लाई करो, 2200 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, और ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये टोटल डिस्टेंस करके दिखाओ। अभी नेहा ठीक करना। एक्चुअली हमारे एग्जाम में आया था पहले के हिसाब से किया था। अभी इसी से पढ़ के मैं बताऊंगा। अभी तो हम लोग पाथ लेंथ पे है ना, थोड़ा और आगे बढ़े तो पता चल जाएगा। बीच में जाएंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया ना, बस इतना से चलो। अब जरा देखिए बी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So what does it mean by uniform motion? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है
और वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है और ये 0 है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लीजिए यहाँ एक कार खड़ी है और वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बोलो 1 सेकंड बाद वो कहाँ पे होगी, फिर 1 सेकंड बाद और कहाँ पे होगी, 20 पे चली जाएगी, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 10, और फिर अगले सेकंड में फिर से 10, फिर 1 सेकंड में और में फिर से 10। तो इस तरीके से वो क्या यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रही है और ऐसे चलती। और अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चले और एक ही डायरेक्शन लौटे भी ना, तब यूनिफॉर्म मोशन कहा जाए। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time in what direction? In one direction. Then it is called uniform motion. इसे क्या कहेंगे? जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक स्पीड है, तो बस वो एक स्पीड से चलता रहे और एक ही डायरेक्शन में चलता रहे अनंत काल तक चलता रहे, टिल इटर्निटी, कभी वापस भी ना आए, तब उसे यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। जैसे मान लें कि एक कार ऐसे चली, यहाँ से चली और वो 50 मीटर चली, एक ही स्पीड से चल रही है और वो 10 सेकंड में चली, तो बोलो इसकी स्पीड क्या होगी? पाथ लेंथ अपॉन टाइम, मतलब वो 1 सेकंड में कितना चली है ये बताओ। 50 मीटर चली, लेकिन ये तो 10 सेकंड में चली, तो बोलो 1 सेकंड में कितना चली होगी? 5 मीटर पर सेकंड चली, तभी तो 10 सेकंड में 50 चल पाएगी। 1 सेकंड में कितना चली बताओ? 5 मीटर पर सेकंड। फिर से देखो 5 मीटर पर सेकंड। जैसे कोई चीज चली तो यहाँ से चलना शुरू की और 1 सेकंड में कितना चली? 5, फिर एक और सेकंड में 5, फिर 5, फिर 5, 5, 5, 5, तो देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 चल रही कि नहीं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे 50 चल रही है। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही होता है कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं? इफ वो कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चले तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये दूसरी डेफिनेशन। If an object travel equal distance in equal interval of time in same direction, then it is called uniform. रिपीट करो। If an object covers equal distance in equal interval of time in one direction, it is known as uniform motion. मोशन। अब इसको दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। If an object moving with constant speed, वो कैसी स्पीड से चले, वो कभी ये ना हो कि अपनी कार में रेस ज़्यादा दे दे, धीमा कर दे, ऐसा ना, एक ही स्पीड से बस चलता रहे 40 की। हाँ, किसी की स्पीड से। मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होती है? ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है यहाँ से मीटर लिया, यहाँ से सेकंड, तभी तो मीटर पर सेकंड बता पाए, नहीं तो कुछ और ना बता देते। तो ये यहाँ से देखे होंगे, मुझे तो यही लगता है, या फिर इन्हें पहले से पता होगा।
दो ही रीजन है। तो स्पीड की यूनिट क्या बताई उदित ने? मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट की क्या बताई? यूनिट बताओ, किसमें व्यक्त करते हैं डिस्प्लेसमेंट को? किलोमीटर या मीटर में? और पाथ लेंथ को? बोलो। किलोमीटर मीटर, क्योंकि सब लेंथ है। और स्पीड की यूनिट? मीटर पर सेकंड हुई। तो अब आप दो डेफिनेशन बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन। If an object covers equal distance in equal interval of time in one direction, then it is called uniform motion. If an object will traverse If an object moves with constant speed in one direction, if an object moves with constant speed, मूविंग की जगह क्या लिख लो? moves। अब बताओ। If an object moves with constant speed in one direction, then it is called uniform motion. दोनों रिपीट करो। If an object travel equal distance in equal interval of time in one direction, then it is called uniform motion. If an object moves with constant speed, then it is called uniform motion. In one direction, then it is called. रिपीट करो दोनों। If an object moves with constant speed in one direction, it is called as uniform motion. If an object moves in an if an object covers equal distance in equal time in one direction, then it is called as uniform motion. जरा देखो प्रवीण, अगर अर्थ बिल्कुल एक जैसी स्पीड से सन का चक्कर लगा रही है, मतलब उसकी स्पीड बदल ही नहीं रही, और ये सन है और ये अर्थ है, तो क्या अर्थ का मोशन यूनिफॉर्म है? Yes, sir. सबसे पहले प्रवीण ने बताया, बच्चों हम पहले प्रवीण, तो इन्होंने प्रवीण बताने में सर ये कहाँ यूनिफॉर्म मोशन है, तुरंत इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बोला लिख कुछ और रहा, पूछ कुछ और रहा, बता दिया Straight कहाँ line. सर, वो तो हर पल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, मुड़ रही है, मुड़ मुड़ के होती है क्या यूनिफॉर्म? Straight line. ये कहाँ आप ऐसे घुमा घुमा के घुमा रहे हो, सीधे जाना है और एक ही तरफ जाना है। अब मान लीजिए कि जोधपुर से एक ट्रेन बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से दिल्ली गई और दिल्ली जाने के बाद बिल्कुल उसी कांस्टेंट स्पीड से वापस जोधपुर आ गई, तो क्या सनी ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो वहीं पे जाके वापस वहीं पे आएगी। वापस नहीं आना चाहिए, वापस आने से भी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं। सिर्फ अगर मैं कहूँ जोधपुर टू दिल्ली उतना यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर मैं कहूँ वापस वाला, तो वापस वाला यूनिफॉर्म, लेकिन एग्रीगेट टोटल मिला के वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी सेकेंड, हर पल मुड़ रही कि नहीं। सो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन as direction is changing. ये भी it is not a uniform motion as direction is changing at Delhi. यहाँ से गई और यहाँ से आई, it is changing at D. अब जरा देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ऑब्जेक्ट्स कवर, Unequal distance. ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और चेंजेस इट्स डायरेक्शन, या तो कम ज़्यादा चले। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, पहले एक सेकंड में ये 0 से चल गया 20, फिर 1 सेकंड हुआ तो वो कह रहा नहीं और इतना नहीं चलेंगे, ये तो अब पहले मैं 30 तक ही जाऊंगा,
फिर 1 सेकंड हुआ, अच्छा बोला नहीं अब मैं आपकी जाना ही जाना चाहता हूँ, तो उल्टा पुल्टा चल रहा है। और या फिर वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ले। इफ ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time or changes its direction, then such motion is, उस मोशन को क्या कहेंगे, इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A motion which is not uniform is non-uniform motion, which is not uniform is non-uniform motion। ये बात समझ आ गई? What does it mean by average speed? That is the total distance traveled per unit time। 1 सेकंड में कोई जितना चल ले, total distance traveled per unit time is called average speed। फिर वो अपनी स्पीड, अपनी डिस्टेंस घटाए बढ़ाए कुछ भी करे। हम पूछेंगे हाँ भाई तुम यहाँ से जयपुर गए थे कितना घंटा लिया, बीच में ब्रेक भी लगाया होगा, सिग्नल भी आया होगा, तो आपने बताया भाई मैंने तो 400 किलोमीटर लिया। अच्छा कितनी देर में पहुँचे? तो मैं 8 आवर्स में पहुँचा। तो यहाँ से जयपुर गई 400 किलोमीटर तुमने किए और 8 आवर्स में पहुँची, तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या हुई? तुम यहाँ से जयपुर गई 400 किलोमीटर चलकर, बहुत बार ब्रेक भी लगा होगा, सब कुछ हुआ होगा, और तुमने 8 आवर्स लिए, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या हुई? सो एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ? तो पाथ लेंथ भी लिख सकते हो या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मान लीजिए वो जयपुर जाते समय उसने 400 किलोमीटर चला और टाइम कितना लिया? 8 आवर। तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा, तो ये 50। आगे क्या लिखे मुझे यूनिट? ये ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ से किलोमीटर उठाया होगा और आवर नीचे से ले लिया। मतलब यूनिट अगर आपको कभी भी डाउट हो मुझे से आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत प्रिसाइजली बता देते, देख के बता देते हैं। ये कहते हैं ये किलोमीटर और पर आवर, ये अपने मन से नहीं बता सकते ना। सो व्हाट इज नाउ एवरेज स्पीड? मुझे डिफाइन करिए। Average speed, हाँ, total distance covered per total distance covered per total distance covered upon total time taken। रिपीट करो। एवरेज स्पीड Total distance traveled per unit of time is called average। पर यूनिट टाइम ना, इज कॉल्ड एवरेज। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? If an object travels unequal distance in equal interval of time and or changes its direction, then it is an non-uniform motion। या और चेंजेस इट्स डायरेक्शन और बोथ, मतलब अनइक्वल भी चले, दोनों भी कर सकता है। भाई किसी का क्या भरोसा, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो ये कर ले या फिर क्या कर ले, और यूनिफॉर्म मोशन दोनों कर सकता है। नहीं मतलब नॉन यूनिफॉर्म में तो उसका भरोसा नहीं ना। हाँ। कहते पहले चाकू, पहले गोली मारे, कह चाकू भी खाओ क्या हम तो दोनों तरफ से मारेंगे तुम, और यूनिफॉर्म मोशन एक बार तो फिर उसका क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो बात समझ में आ गई? देखो अब आपको इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एक लिखनी है, और एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, उनके एक एक एग्जांपल। सिर्फ एग्जाम्पल तो नहीं देना ना? एक एग्जांपल स्केलर का देना है, एक वेक्टर का। Mass or force. एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पाथ लेंथ पे है ना, तो इसलिए वेक्टर तो नहीं हो सकती। कल फिर से आपको इसी टाइम पे आना है, क्योंकि सनी का पेपर है और सनी के में मोशन चैप्टर आ रहा है। स्केलर और उनकी डेफिनेशन भी लिखनी है। हाँ, उनकी डेफिनेशन एक एग्जांपल।